नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हुए चुनाव पर उसके परिणाम और भारत पर उसके पड़ने वाले असर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई 24 में बांग्लादेश में छात्रों का जेनजी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस हिंसक आंदोलन में तब की शेख हसीना वाजिद की सरकार, जो अवामी लीग की सरकार थी, उसे अपदस्थ कर दिया गया। वहाँ उस भयंकर विद्रोह के बाद कुछ लोग मरे भी थे, हिंसक आंदोलन था। और वहाँ मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार काम कर रही थी। मोहम्मद यूनुस के पूरे कार्यकाल में वहाँ भारत विरोध को लगातार हवा दी जाती रही। एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ प्रबल होता गया और वहाँ हिंदुओं को, जो वहाँ अल्पसंख्यक है, उन्हें भारी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। अनेक हिंदुओं की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, महिलाओं से बलात्कार किया गया। बहुत सारी बातें हिंदुओं के विरोध में वहाँ पर हुई और भारत विरोधी भावनाओं को बुरी तरह भड़काया गया। इस माहौल में करीब लगभग 18-20 महीने के बाद वहाँ चुनाव हुए मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार की देखरेख में। इस चुनाव के परिणाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के पक्ष में हुए, जो वहाँ लगभग 20 साल के बाद सत्ता में आई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना 1978 में जनरल जियाउर रहमान ने की थी, जो नामित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के पिता है। उस समय वो राष्ट्रपति थे और बाद में उनकी माताजी बेगम खालिदा जिया वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। यानी कि अब जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बीएनपी के जीत के बाद, उनके पिता राष्ट्रपति और माँ प्रधानमंत्री रह चुकी है और अंतिम गहराई से ताल्लुक रखते हैं। अब आते हैं इस परिणाम के चुनाव परिणामों को देखते हैं। बांग्लादेश का संविधान के अनुसार वहाँ संसद की 350 सीटें हैं। बांग्लादेश संसद को जातीय संसद कहा जाता है और जातीय संसद में 350 सीटों में 300 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। इस बार 299 सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट पर किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाया और जो शेष 50 सीटें रहती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उन्हें इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जो 300 सीटों पर चुनाव के जो परिणाम आते हैं उन पर प्रदर्शन के हिसाब से सभी पार्टियों को अनुपातिक रूप में वो सीटें प्रदान की जाती है। यानी 50 सीटों को अनुपातिक रूप में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न दलों को दे दिए जाते हैं। तो उनमें से भी अधिकांश सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को ही जाएगी। इस बार के चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुख्य मुकाबला दो ही गठबंधनों में था। एक बीएनपी के नेतृत्व में एक गठबंधन था जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी थी, जिसने चुनाव में 212 सीट जीती है। उसमें 209 सीट अकेले बीएनपी ने ही जीती है। और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी, जो जिसे पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी पार्टी बनाया जाता है, उसके नेतृत्व में 11 दलों का गठबंधन था जिसने लगभग 70 सीटें जीती है। अब तक का उसका सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन था जमाते इस्लामी का। जमाते इस्लामी का सर्वाधिक बहुमत, मेजोरिटी जो समर्थक हैं, वो बांग्लादेश के जो भारत से सीमाएं लगती है, भारत की सीमाओं से लगते क्षेत्र जमाती इस्लामी के गढ़ बने। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बांग्लादेश के सीमा के आसपास भारत विरोधी जो मानसिकता है बहुत ज़्यादा तगड़ी है। इसे पाकिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है। और वहाँ पर चूँकि अवामी लीग इस पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, अवामी लीग को परंपरागत रूप से हिंदुओं का समर्थक और भारत का समर्थक माना जाता है। वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। वह परंपरागत रूप से अवामी लीग यानी शेख हसीना वाजिद के समर्थक माने जाते रहे हैं। इस बार चूँकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी तो वो जमाते इस्लामी का समर्थन तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जमाते इस्लामी का रुख एक बिल्कुल ही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू है। तो मजबूरी में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दिया। यानी कि अवामी लीग का जो भी वोट था वह निश्चित रूप से बीएनपी को शिफ्ट हो गया। और इससे सिद्ध होता है कि बांग्लादेश में अभी भी कट्टरपंथियों का बोलबाला नहीं है। हालांकि दिखाने का ऐसा प्रयास किया जाता है कि बांग्लादेश कट्टर मुस्लिम राष्ट्र बन गया है, यहाँ मुस्लिमों का बोलबाला है कट्टरपंथियों का। ऐसा होता जमाते इस्लामी जीत जाती। जमाते इस्लामी का न जीतना, बीएनपी का जीत जाना,
इस आशा को जिंदा रखे हुए है। बांग्लादेश में अभी भी उदारवाद की संभावनाएं बनी हुई है और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को बांग्लादेश से संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ संबंध रखना भारत की मजबूरी है, भारत को रखना भी चाहिए। अब देखना होगा कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी किस प्रकार रवैया रखती है। अब तक बीएनपी को भारत विरोधी दल ही माना जाता है, लेकिन वो तब स्थिति थी जबकि उसका एक अन्य विकल्प अवामी लीग भी थी। तब अवामी लीग को भारत समर्थक, हिंदू समर्थक पार्टी माना जाता है, लेकिन अब अवामी लीग प्रदेश में नहीं है। वहाँ बीएनपी के मुकाबिल जमात इस्लामी है, जो एक कट्टर इस्लामी पार्टी है। वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया मानी जाती है पार्टी। तो जितने भी लिबरल फंडामेंटल सोच के लिबरल लोग हैं, जो जिनका रूढ़िवादी सोच नहीं है और भारत के साथ संबंध रखने को प्रेफर करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की लगभग 94% सीमा भारत से ही लगती है। व्यापार, सामाजिक संबंध भी है बांग्लादेश के भारत के लोगों से, और व्यापार तो अधिकांश है। बांग्लादेश सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर भारत ही रहा है। अभी हाल में पिछले कुछ वर्षों में, पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से वहाँ चीन से व्यापार संबंध बढ़ा है। चीन की वहाँ डेवलपमेंट में भूमिका ज़्यादा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चीन को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, सामरिक रूप से भी और व्यापार के क्षेत्र में भी। भारत को आगे बढ़कर इन सब प्रयासों का काउंटर करना पड़ेगा। भारत ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि तारिक रहमान, जो नामित प्रधानमंत्री है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में 17 फरवरी को जो होने जा रहा है, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जाने से परहेज किया, जो बिल्कुल ठीक ही किया, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं। पिछले लगभग 11 वर्षों में भारत ऐसी हर स्थिति से बचता रहा है जहाँ पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष से उसकी मुलाकात हो। तो मोदी का न जाना उचित निर्णय ही है। इसमें 2 संकेत छिपे हुए हैं। एस जयशंकर को भेजना इस बात को परिलक्षित करता है कि भारत को वहाँ की नई चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार के साथ काम करने में कोई परहेज नहीं है और तारिक रहमान को अपनी मान्यता देता है। मान्यता देना ही है, क्योंकि निर्वाचित रूप से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी का न जाना बांग्लादेश को सांकेतिक संदेश भी है कि भारत बांग्लादेश से कुछ पूर्वाग्रह भी रखता है। यानी कि बीएनपी की नई सरकार से भारत इस उम्मीद में देखता है कि हो सकता है आगे भविष्य में जब भारत के संबंध में हमारा दृष्टिकोण कुछ बदलाव हो, हिंदुओं के प्रति रवैया ठीक हो, तो आगे प्रधानमंत्री मोदी भी ढाका जा सकते हैं और तारिक रहमान भी नई दिल्ली आ सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। वैसे भी भारत को पूरा प्रयास करना चाहिए कि बांग्लादेश चीन पाकिस्तान के शिकंजे से बाहर निकले, क्योंकि लगातार बांग्लादेश का चीन पाकिस्तान के शिकंजे में रहना और उनकी तरफ मूव करना भारत के विरोध में देखा जाता है और भारत से दूरी बढ़ना भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत वैसे भी घुसपैठ की समस्या का सामना कर रहा है और पड़ोसियों को अपने से दूर करना कोई सही विदेश नीति नहीं है। भारत का पूरा फोकस बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंध सुधारने पर होना चाहिए। भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि उस सरकार से संबंध सुधरे और तलखी कम हो, व्यापार को संबंध को बढ़ावा दे, सीमा विवाद को सुलझाए। बांग्लादेश का बहुत बड़ा इशू होता है तीस्ता जल बंटवारे का, गंगा नदी जल बंटवारे का। जल समझौते को भारत यदि अपने हितों को नुकसान पहुंचाए बिना बांग्लादेश को कुछ रियायत दे तो बेहतर रहेगा। जो रेल संपर्क है, सड़क संपर्क है, उनको ठीक से बहाल करे और कटुता को कम करने का प्रयास करे। ऐसा हो तो बांग्लादेश भारत को के संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। और रही शेख हसीना वाजिद को वापस सौंपने की बात, तो बांग्लादेश कानून के हिसाब से उचित निर्णय होता है। यदि वहाँ की अदालत निर्णय लेती है, चुनी गई सरकार का जो निर्णय होता है उसे भारत को मानना चाहिए। अब तक भारत ने शरण दिया तो यह तर्क था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार उतनी मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है, उतनी लेजिटिमेसी नहीं है उनकी। लेकिन अब तारिक रहमान की सरकार के लेजिटिमेसी को चैलेंज करना ठीक नहीं है। यदि वहाँ की सरकार, वहाँ कानून शेख हसीना वाजिद को अपने देश ले जाकर कानूनी रूप से मुकदमा चलाने का या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो भारत को इसमें अड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से कुछ संबंध सुधरने की उम्मीद है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करके कमेंट बस दीजिएगा। धन्यवाद।